सबसे बड़ी हाउसवाइफ। बहन जी, अब हम क्या कहें, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो आयुष और नैना 2 सालों से ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही बहन जी, आखिर जीवन तो उन्हें ही साथ में बिताना है, वो दोनों खुश तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है भला। जी बस बस, हमारी एक विनती थी आपसे कि नैना शादी के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से इस पोजीशन को हासिल किया है। अरे हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी मंझली बहू है अंजलि, ये भी तो टीचर की जॉब करती है, हम नैना को भी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। अच्छा, आप किस स्कूल में टीचर है बेटा? जी, एजी इंटरनेशनल स्कूल है ना, बस उसी में पढ़ाती हूँ आंटी। अरे वाह, बहुत अच्छा स्कूल है। चलो अच्छा है, इस घर में नैना को समझने वाली उसकी जेठानी है। बाकी आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही? जी वो कुछ करती नहीं है, वो बस हाउसवाइफ है, यही किचन में होगी, आती होगी, आप सबके लिए नाश्ता बना रही है। मुझे तो लगता है कि आज के जमाने में नौकरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर खर्चों पर ही रोक लगा दे तब भी हम आराम से पैसे बचा सकते हैं। अब आपकी कमाई होगी, 1 रुपया और 2 रुपए खर्च करेंगे तो ये सब तो होना ही है। अरे बातें होती रहेंगी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, इसी बात पर आप मिठाई खाइए। चलिए। मिठाई के साथ साथ मैंने आज सबके लिए स्पेशल खाना भी बना दिया है, वो भी खाकर ही जाना है आंटी जी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी, मेरा का तो काम ही यही है, सबको खाना खिलाती रहती है। अब नौकरी तो है नहीं तो इतना तो कर ही सकती है घर के लिए। जी जी जी। आंटी जी आइए ना, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, आइए सब टेबल की तरफ जाते हैं। बहू तुमने इतना सारा खाना अकेले ही बना लिया, अंजलि को भी बुला लेती मदद के लिए, वो तो यहाँ खड़ी गप्पे मार रही थी। अरे कोई बात नहीं पापा जी, मुझे तो आदत है, और मुझे अच्छा भी तो लगता है सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाना। लेकिन तेरी अच्छाई देखता कौन है बेटा? पापा जी, मैं ये सब दिखाने के लिए थोड़ी ना करती हूँ, ये तो मेरा काम है। मीरा, रोटियां बना देना गरम गरम। जी माँ जी। चलिए माँ जी, आप भी आइए, जल्दी से खा लीजिए खाना। एक ये है जिसे दिखावा करना आता नहीं, और एक हमारी मंझली बहू है जिसका दिखावा जाता नहीं। शर्मा जी का परिवार सुखी और संपन्न परिवार था, तीनों बेटे अच्छी खासी नौकरी करते थे, मंझली और अब छोटी बहू भी नौकरी करने वाली थी। लेकिन घर में एक सदस्य ऐसा था जो शायद दिन भर काम करता था, लेकिन फिर भी किसी की नजर में वो काम नहीं था। सब लोग खाकर चले गए, सारे बर्तन टेबल पर ही पड़े हैं। अरे मीरा बहू, कहाँ रह गई तुम? जी माँ जी, बस आ ही रही थी। अरे आज तो मेहमानों की वजह से काफी सारे बर्तन हो गए, चलो जल्दी से साफ कर लो और फिर चाय रख देना मेरे लिए, सर फटा जा रहा है। जी माँ जी, मैं अभी सब कुछ साफ कर देती हूँ। अंजलि बहू, तुम भी मीरा बहू की मदद कर दो, आज बहुत सारे बर्तन हैं। पापा जी, मुझे बच्चों के पेपर्स चेक करने हैं, इसलिए मैं तो भाभी की मदद नहीं करवा पाऊंगी। इतना सारा काम वो अकेले करेगी? अरे पापा जी, काम होता ही कहाँ इतना घर में, अंजलि को पेपर्स चेक करने जाने दीजिए उसे। मीरा तुम कर लो, कोई बात नहीं। जी पापा जी, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है बहू। अरे पहले मेरे लिए अदरक वाली चाय रख दे, फिर सारा काम करना। 1 कप मेरे लिए भी रख दो। भाभी चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा, पेपर्स चेक करते करते मेरा भी सर फट रहा है। हाँ ठीक है, मैं पहले सबके लिए चाय बना देती हूँ, आप पियेंगे ना पापा जी? नहीं बहू, पहले ही तुम्हारे पास कम काम नहीं है, जाओ सबके लिए चाय बना दो। जी पापा जी। काम कम नहीं है? नौकरी करके देखे तब पता चलेगा कि पैसे कमाते कैसे हैं। यहाँ पंखे में बैठकर सब्जी काटना ज्यादा आसान है पापा। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। सॉरी बेटा, मैंने अब गधों को समझाना छोड़ दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का कुछ कहता। क्या? नहीं समझे ना, इसीलिए तो छोड़ दिया है समझाना। पापा आप भी ना। मीरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने पहले से ही घर और रसोई को ही संभाला था, लेकिन शायद उसकी यही कमजोरी बाकी सबकी नजरों में उसे कभी ऊंचा नहीं उठने देती थी। मैं ये सोच रहा था कि हम आयुष की शादी का वेन्यू कुछ नया रखते हैं, जैसे रिसोर्ट, क्या कहते हो सब? हाँ भैया, आजकल कोई भी घर से शादी नहीं कर रहा है, सब लोग रिसोर्ट में ही जा रहे हैं, हम भी यही करते हैं। हाँ, कुछ अलग सा भी लगेगा और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। मैं आज ही रिसोर्ट में बात करता हूँ। मैं ये कह रही थी कि रिसोर्ट में तो बहुत कम लोगों को ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जगह सीमित होती है और हमारे यहाँ के मेहमान काफी ज्यादा हैं, तो हमें।
अरे बस भाभी, आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, आप ना बस कड़ी चावल बनाइए। आयुष सही कह रहा है मेरा। हम यहाँ खाने का मेनू तय करने नहीं बैठे जो तुम कह रही हो कि हम उसमें कचौरी भी डाल दें। भाभी, आप कभी रिसोर्ट में गई हैं क्या? जहाँ तक मुझे याद है आप तो होटल में जाने से भी परहेज करती हैं। भाभी, रिसोर्ट में क्या होगा? कितने लोग आएंगे, कौन सा प्रोग्राम रखना है, वो सब आपके बस की ना है। हम सब तय कर लेंगे। आप बस मेहमानों को शरबत पिला दीजिएगा। सही तो कह रहे हैं बहू। तू क्यों इन चोचलों में पड़ रही है? तुझे कहाँ पता चलने वाला है कुछ भी। तू एक काम कर, सबके लिए चाय बना ला। और सुन, रात खाने में कुछ अच्छा सा बना देना। दोपहर को भी मजा नहीं आया था खाने में। ठीक है माँ जी। और भाभी, आप शादी की तैयारी की चिंता मत कीजिए, वो सब हम देख लेंगे। आप बस नए कपड़े पहनकर पहुंच जाना, ठीक है? चलो अब रिसोर्ट में फोन करके देख लेते हैं। हाँ भैया, मैं लगाता हूँ फोन। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं वो लोग? अरे भैया, ये रिसोर्ट वाले तो कह रहे हैं कि 50 लोग होते तो हम कर देते। इतने सारे लोगों का रिसोर्ट में प्रोग्राम करना मुश्किल है। अच्छा, फिर तो शादी घर से ही करनी होगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लीजिए चाय सबके लिए। इसका मतलब रिसोर्ट वाले नहीं मान रहे? अरे आयुष, वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने ही मना कर दिया। हम ही घर से शादी करना चाहते हैं। मीरा, शांत रहो। हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं ना। या तो रसोई में जाओ, कोई काम हो तो वो कर लो। जी। ना तो शर्मा परिवार में मीरा के काम की कोई कदर थी और ना ही उसकी बातों की, लेकिन जब काम की बारी आती तो हर किसी की जुबान पर बस मीरा 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 का ही नाम होता था। शादी का माहौल है। मीरा सास को साड़ी पहना रही है। ये लीजिए, हो गई आपकी साड़ी माँ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। जी माँ जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं सच में। मीरा भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? मुझे ये लहंगे का दुपट्टा पहना दीजिए जल्दी से, मुझे देरी हो रही है। बारात में नाचना भी तो है। हाँ लाओ ना, मैं कर देती हूँ। और यहाँ ऊपर भी ना एक पिन मार दीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे बस हो गया। अरे मीरा, मेरे जूते कहाँ हैं? क्या करती हो सारा दिन? ये रहे आपके जूते, मैंने पॉलिश करके रख दिए हैं। लाओ जल्दी करो। और आयुष कब से तुम्हें बुला रहा है? उसकी शेरवानी पर वो कौन सा ब्रोच लगाना है, उसे मिल ही नहीं रहा है। मैंने तो वहीं उसके पास ही रखा था टेबल पर। अरे अब यहीं खड़ी रहकर बहस करोगी कि आयुष के पास भी जाओगी? हाँ बस जा ही रही हूँ। अरे आयुष को अच्छे से तैयार भी कर देना और उसकी नजर भी उतार देना। जी माँ जी। अरे आप क्या कर रही हैं भाभी? कहाँ थी आप? मेरी शेरवानी का ब्रोच ही नहीं मिल रहा है। अरे ये रहा, मैंने यहीं पास में ही रखा था। अब जल्दी करिए, लगा दीजिए। बारात निकलने का वक्त हो गया, आपकी वजह से देर हो गई है पहले से बहुत। ये लो, हो गया। और ये रहे तुम्हारे जूते। अरे रुको 2 मिनट, तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे मीरा बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बस पापा जी तैयार होने ही जा रही थी। सुबह से सबका काम संभाल रही हो, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मेरा ही तो घर है पापा जी, इनके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? मीरा, हम बारात लेकर निकल रहे हैं, तुम दरवाजे खिड़की सब कुछ अच्छे से बंद कर देना, ठीक है? हम जा रहे हैं। जी माँ जी। ये वो घर है जो इसे अपना मानता ही नहीं है। सुबह से जिस बारात के लिए ये लड़की भाग दौड़ कर रही है, उसी बारात को ये लोग इसके बिना ही ले गए। मीरा ने आयुष की शादी में जमकर काम किया था, लेकिन किसी को नहीं दिखा तो ये कि अंजलि ने आयुष की शादी में 30,000 रुपए खर्च किए थे शादी के बाद। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो शादी ठीक से हो नहीं पाती। आपने सब कुछ संभाल लिया था। अरे इसमें थैंक यू किस बात का? मेरे देवर की शादी थी, मुझे तो काम करना ही था। यही नहीं, आपने अपनी कमाई में से मेरी शादी में 30,000 रुपए खर्च किए। कौन करता है आजकल इतना? अरे बस बस बस, तुम दोनों की शादी अच्छे से होगी, मेरे लिए यही खुशी की बात है। वैसे भी हम कमाते किसके लिए हैं? अपनों के लिए ही ना। हाँ, शादी में सबने खर्चा बराबर का बांट लिया था। हाँ, बस हमारी मीरा बहुत शादी एंजॉय कर रही थी और कोई नहीं, बाकी सब लोग पैसे जोड़ने में बिजी थे। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं और आयुष भी घर के खर्चों में आपका हाथ बटाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नहीं बहू, अब मुझे किस बात की चिंता? मेरी 2 बहुएं कमाने वाली है। अब तो मेरा रुतबा और भी ज्यादा बढ़ गया है। माँ जी, इस बार मैं आपके लिए नया पर्स ले आऊंगी मेरी सैलरी से। हाँ भाभी, मैं भी सोच रही थी कि मैं आपके लिए नई साड़ी ले आती हूँ। आपको लाल रंग पसंद है ना? अरे हाँ, बिल्कुल पसंद है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी 2 बहुएं मेरी इतनी सेवा करती हैं। माँ जी, आपके पैर लाइए, शादी में नाचते नाचते सूज गया है ना, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ।
मैंने ये जड़ी बूटियों का तेल बनाया है। कर दे, पैर तो काफी सूज गए। मीरा भाभी इन कामों में बड़ी एक्सपर्ट है ना? अब पूरा दिन यही तो काम करती है, एक्सपर्ट तो होगी ना। हम अपना वक्त, खून पसीना सब कुछ कमाने में डाल रहे हैं, यहाँ भाभी आराम से घर में बैठे तेल बना दिए। हर कोई अब तुम दोनों साथ तो नहीं हो सकता ना, जो काबिल भी हो, अपने पैरों पर खड़ा भी हो। कोई बात नहीं, चलो हर किसी की कीमत है। कोई ऑफिस में मेहनत कर रहा है, कोई घर में बैठकर रोटियां पका रहा है। माँ जी, मेरा ऑफिस कल से ही शुरू हो जाएगा। हाँ बहू, तू जाना कल से। मीरा बहू, कल से नैना बहू का भी टिफिन तैयार कर देना याद से। जी माँ जी। मीरा भाभी, मुझे ऑयली खाना पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा अच्छा खाना बनाइएगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि के बाद अब नैना इस परिवार की वो बहू थी जो कमाती थी, पैसे घर में लाती थी, और अब इन दोनों के आगे मीरा की मेहनत और त्याग दोनों ही किसी को नहीं दिखते थे। मीरा भाभी कहाँ है? क्यों, मीरा को क्यों ढूंढ रहा है? अरे कल उन्होंने जो मेरे टिफिन में अचार डाला था ना, वो मेरे बॉस को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने कहा है कि उन्हें 10 किलो ऐसा ही अचार चाहिए। अरे वो अचार तो मीरा ने घर में ही बनाया था, लेकिन अब तो खत्म होने को आया है वो अचार। क्या? लेकिन मुझे तो 10 किलो अचार चाहिए मेरे बॉस के लिए। हाँ तो बाजार से ले ले, और क्या। अरे नहीं, उन्हें वही अचार चाहिए था जो भाभी ने मेरे टिफिन में डाला था, उसका स्वाद उन्हें पता है। मीरा भाभी। हाँ, क्या हुआ? वो आपको ना कल तक 10 किलो अचार बनाना होगा। क्या? 10 किलो, वो भी कल तक? हाँ, नहीं तो मेरे बॉस नाराज हो जाएंगे। कल तक आपको किसी भी तरह बनाना होगा। अरे हाँ, बना देगी मीरा। 10 किलो अचार कोई बड़ी बात नहीं है, बॉस का सवाल है इसके। लेकिन कल तक नहीं बन पाएगा, अचार में बहुत मेहनत लगती है। अरे भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने को कह रहे हैं। आप कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है ना भाभी। आप क्या चाहती हैं कि आयुष के बॉस उससे नाराज हो जाए और उसकी नौकरी चली जाए? अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। देखा जाए तो गलती आपकी है। आपको क्या जरूरत थी आयुष के टिफिन में अपना बनाया हुआ अचार डालने की? ना आप डालती ना ये सब होता। अब आपको किसी भी तरह 10 किलो अचार बनाना ही होगा। अब गलती की है तो भुगतो। बस बहुत हो गया मेरा बहू, गलती तो तुमसे हुई है। हाँ, और आपको अब भुगतान भी करना पड़ेगा। गलती यह है कि तुमने इन लोगों को कभी ना नहीं कहा। गलती तुम्हारी यह है कि तुमने अपने काम की कीमत को पहचाना ही नहीं। काम की कीमत? पापा जी, ये काम ही क्या करती हैं? हाँ, मुझे पता था तुम सब यही कहोगे, इसीलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके रखी है। रुको 1 मिनट, पढ़कर सुनाता हूं सबको। मीरा पूरे घर की रसोई करती है, राशन में से पूरे 10,000 रुपए बचाती है। घर के काम करने के लिए उसने कोई काम वाली को नहीं रखा, उसके 10,000। घर की सब्जियां, फल, सब कुछ सुबह जल्दी जाकर लेकर आती है, उसके 5,000 बचा लेती है। घर के पर्दे, छोटे मोटे कपड़े, थैलियां, रुमाल, सब कुछ घर पर ही सी लेती है, उसके 15,000। अगर तुम अपने काम पर जाने के लिए टिफिन मंगवाते तो उन सब टिफिन का खर्चा होता महीने का 15,000, जो मीरा बहू अकेले ही कर लेती है। आंगन की देखभाल के लिए उसने माली भी नहीं रखने दिया आज तक, उसके 10,000 भी उसने बचाए हैं। तुम दोनों की अगर कमाई को मिलाया जाए तो तुम दोनों मिलकर 40,000 रुपए घर में लाती हो, और मीरा बहू अकेले ही 65,000 रुपए महीने के बचाती है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कमाती हो तो खुद अपना टिफिन, अचार, कपड़े और काम किया करो। मीरा बहू आज से तुम सबका कोई भी काम नहीं करेगी। प्रकाश की बात को सुनकर सबका मुंह शर्म से झुक गया था। अगले दिन घर की सुबह में सन्नाटा था। मीरा रसोई में कहीं भी नहीं थी। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे इसमें इतनी चीनी डाली है, मारने का इरादा है क्या मुझे? अरे आज तक मैंने चाय बनाई नहीं, मुझे क्या पता। तुम्हारे ससुर जी ठीक कह रहे थे, मीरा हम सबसे ज्यादा इस घर में काम करती है। आज वो सुबह से नहीं है रसोई में तो 1 कप चाय किसी को नहीं मिली। हाँ, सर फट रहा है दर्द से। मेरे लिए तो वो कोल्ड कॉफी बना दिया करती थी, लेकिन हमने कभी उनकी कदर ही नहीं की। आज ना तो टिफिन मिलने वाला है, ना ही नाश्ता। आज पता चल रहा है कि हाउसवाइफ होना सबसे मुश्किल काम है। चलो चलते हैं। आयुष। अरे भाभी, आप आ गई। ये लो तुम्हारा 10 किलो अचार मैंने बना दिया है। भाभी, इसलिए आप रसोई में नहीं थी सुबह से? थैंक यू सो मच भाभी। आप सबको सर में दर्द हो रहा है ना, मैं अभी चाय बना देती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ भाभी। मैं भी, चलिए। सच कहा है किसी ने, जब तक आप अपने काम की खुद वैल्यू नहीं करते ना, तब तक कोई भी नहीं कर सकता है। 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना बड़ी बहू। जी पापा जी, अभी लाई। वर्मा परिवार में सरिता अपने 3 बेटे राज, जितेंद्र और विनोद के साथ रहा करती थी।
सरिता ने राज की शादी किरण से करवाई, जो कि उसकी सबसे बड़ी बहू बनकर उसके घर में आई। पर किरण बहुत ही आलसी थी। बहू, दोपहर का खाना बन गया क्या? आज तो तुमने बहुत देर लगा दी खाना बनाने में। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। अरे यार, क्या है ये, हर समय कुछ न कुछ काम लगा रहता है। आखिर क्यों खाना है लोगों को 3 टाइम खाना? एक टाइम खाकर भी तो जिंदा रह सकते हैं। मेरे से तो नहीं होगा इतना कामकाज। आज ही माँ जी से कह देती हूँ कि जितेंद्र की शादी करवा दे, फिर मेरी देवरानी आ जाएगी तो मैं सारा काम उसी से करवाया करूँगी। किरण सही समय देखकर सरिता से जितेंद्र की शादी की बात करती है, तो सरिता भी उसके लिए तैयार हो जाती है। हाँ बहू, अब जितेंद्र की शादी तो हो ही जानी चाहिए। जी माँ जी, देवर जी खुद से तो कहेंगे नहीं, पर मैं उनकी भाभी हूँ ना, मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ है कहना। आखिर अब तो कमाने भी लगे हैं ना वो, यही सही वक्त है, शादी करा देनी चाहिए। कुछ ही समय में जितेंद्र की मोना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। मोना के घर में आने से किरण बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो जिठानी जो बन गई थी और अब तो वो उस पर हुक्म भी चला सकती थी। किरण, ओ किरण, ज़रा मेरे सिर में तेल तो डाल दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ रह गई बहू? जी माँ जी, आई। अब मैं ये सारे काम नहीं करने वाली, अभी मोना को बुलाती हूँ। मोना, मोना, अरे ओ छोटी बहू। जी दीदी, क्या हुआ? अरे मोना, ज़रा जाकर माँ जी के सिर में तेल तो डाल दे। पर वो तो आपको बुला रही थी ना। हाँ, मैं जा रही थी, लेकिन तभी मुझे ना जोरों के चक्कर आने लगे और माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। अब वैसे भी तुम घर में छोटी बहू हो, अगर माँ जी की सेवा करोगी तो तुम्हें घर में ज़्यादा मान मिलेगा और तुम माँ जी की फेवरेट बहू बन जाओगी। सच में दीदी, मैं अभी जाती हूँ, मैं ही कर दूँगी, आप ना बस आराम करो। आप कितनी अच्छी हो जो अपनी देवरानी के लिए इतना सोचती हो, ऐसी जेठानी सबको मिले। ऐसा कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। कितनी पागल है, मुझे क्या, बस भगवान ऐसी देवरानी सबको देना। चलो मैं तो चली अब सोने। मोना सरिता के सिर में तेल डालने चली जाती है और किरण ये देखकर बहुत खुश होती है कि वो अपना काम किसी और पर टाल सकती है और खुद मज़े से आराम कर सकती है। सोकर उठने के बाद खाना बनाने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, अपने हाथ में पट्टी बांध लेती हूँ। मोना से कह दूँगी, मुझे चोट लग गई है, खाना तू ही बना लेना आज। अरे किरण, मोना, कहाँ हो दोनों? खाना कब बनेगा? दोपहर का खाना दीदी बनाने वाली थी, क्योंकि मैं तो सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी ना। किरण, यहाँ तो आओ। जी माँ जी। तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं बनाया? मैं बनाने तो वाली थी माँ जी, पर मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, इसलिए नहीं बना पाई। अरे तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? वो मैं ना कमरे की सफाई कर रही थी तो टेबल लैंप पर हाथ गिर पड़ा। अच्छा, मोना चलो खाना तुम ही बना लो। जी माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, ये सब दीदी के बहाने काम से बचने के, पर मैं भी क्या करूँ, छोटी हूँ तो करना तो पड़ेगा, लेकिन अब मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं और फिर एक दिन मोना सरिता से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है अब समय हो गया है कि आप अपनी तीसरी बहू ले आए। अरे तीसरी बहू की बात कहाँ से आ गई? अरे माँ जी, हमारे देवर जी यानी विनोद भैया ही तो अकेले बचे हैं बेचारे। वो कुछ कहते नहीं, पर उनकी भी तो उम्र हो गई है ना शादी की, और मैं उनकी भाभी हूँ, तो मैंने सोचा ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके लिए बहू लेकर आऊँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने देवर के बारे में इतना सोचती हो। ठीक है, तो फिर लड़कियाँ देखना शुरू करते हैं। जी माँ जी, अभी देखना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं साल भर में शादी हो पाएगी। हाँ, ये सही बात है। और फिर विनोद के लिए लड़कियां देखनी शुरू की जाती है और बहुत जल्द एक रिया नाम की लड़की उन लोगों को पसंद भी आ जाती है। बेटा विनोद, तुम्हें रिया पसंद तो है ना? जी मम्मी, पसंद है। ठीक है, तो फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही समय में विनोद की रिया से शादी हो जाती है और रिया वर्मा परिवार की छोटी बहू बनकर उस घर में आ जाती है। दीदी, मैं जानती हूँ अब तक आप अपने सारे काम किसी न किसी बहाने से मुझ पर टाल देती थी और मेरे पास उन कामों को करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अब हम दोनों की सबसे छोटी देवरानी आ गई है और वो बात ही सीधी है। अब हम दोनों को ही कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगी वही करेगी। बिल्कुल सही, सारा काम वो करेगी और आराम हम करेंगे। बहाने बनाना तो तूने मुझसे सीख ही लिया होगा।
बिल्कुल दीदी, आपको देख देख कर अब मैं भी एक्सपर्ट बन गई हूँ। अब दोनों मिलकर रिया से सारा काम करवाती। ए बड़ी बहू, एक कप चाय तो लेकर आना मेरे कमरे में। जी माँ जी। रिया, तो माँ जी को चाय दिया, मुझे इस समय ना बहुत तेज़ बुखार हो रखा है। ठीक है दीदी। रिया चाय ले जाकर सरिता को देती है। ये लीजिए माँ जी। अरे तुम क्यों लाई हो चाय? मैंने तो किरण से कहा था। वो दरअसल उनको बुखार हो गया है तो उन्होंने मुझसे कहा बनाने को। अच्छा। ऐसे ही एक बार जब सरिता मोना से सब्जी लाने को कहती है तो मोना रिया के सामने गिरने का नाटक करती है और कहती है, अरे रिया, मुझे ना चोट लग गई है, तू जाकर सब्जी ले आना, मैं ही चली जाती, पर मुझसे ना बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। पर मैं तो सफाई कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं कि सब्जी कहाँ मिलती है। किरण दीदी से कहिए ना, वो चली जाएंगी। अरे ना बाबा ना, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, मेरा ना आज पेट खराब है, ज़रा देर में टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और मार्केट कोई बहुत दूर नहीं है, यही सामने से रिक्शा मिलेगा, 10 रुपये में पहुंचा देगा। अच्छा, तो फिर फटाफट सफाई कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। रिया सफाई करके बहुत थक गई थी, लेकिन मजबूरन उसे सब्जी भी लेने जाना पड़ता है। उसी रात सरिता तीनों बहुओं से कहती है, गौर से सुनो तुम तीनों, कल तुम्हारे पतियों के ऑफिस से बहुत सारे लोग आने वाले हैं डिनर पर, तो कल तुम तीनों को घर की सफाई अच्छे से करनी है और उन सब के लिए खाना भी बनाना है। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। रिया तो अपनी सास की बात को सीरियसली लेती है, लेकिन किरण और मोना अपने आलस के चलते इस काम से भी बचने की तैयारी करने में लग जाती हैं। अरे दीदी, माँ जी ने तो कल के लिए बहुत सारा काम बता दिया। अरे तू क्यों चिंता करती है, हमेशा की तरह ये सारा काम भी रिया ही करेगी, तू बस कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, बहाने तो मेरी ज़ुबान पर रखे रहते। ये दोनों की सारी बातें सरिता सुन लेती है और उनको सबक सिखाने की सोचती है। अरे मम्मी, हमारे जो ऑफिस वाले आने वाले थे ना, उनका प्लान कैंसिल हो गया है, वो फिर कभी आएंगे, तो ये बात आप तीनों को बता देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, पर आज मैं अपनी आलसी बहुओं को सबक तो ज़रूर सिखाऊंगी। किरण, मोना, रिया, तीनों यहाँ आओ। जी माँ जी। जी माँ जी। जी माँ जी। चलो फटाफट काम में लग जाओ, चलो चलो चलो। पर माँ जी, आज ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और मेरे पेट में गैस बहुत बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो किरण तुम एक काम करो, किचन में बैठ जाओ, चूल्हा भी नीचे उतार लेना, सारा काम बैठे बैठे कर लो। और मोना, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है ना, तो तुम चलोगी ना तो ये गैस भी ठीक हो जाएगी। तुम सारा सामान बाजार से लेकर आओ और घर की सफाई कर लो। पर माँ जी। माँ जी, परवार कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तबीयत खराब होने पर काम थोड़ी ना रुक जाता है, मैंने अपने ज़माने में ये सब किया है, इसीलिए बहाने छोड़ो और फटाफट काम में लग जाओ। और यह तुम मेरे साथ कमरे में आओ, मेरा कमरा सेट करवाओ। ठीक है माँ जी। इतने लंबे समय से काम ना करने के कारण उन दोनों की काम करने की आदत ही छूट चुकी थी, वो दोनों पक्की आलसी बन चुकी थी, तो अब जब उन्हें एक साथ इतना काम करना पड़ता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दीदी, मुझे तो लग रहा है आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी भी। जैसे तैसे वो लोग सारा काम निपटाती हैं, पर जब रात होती है तो कोई गेस्ट नहीं आता। कोई आया क्यों नहीं? हाँ, आज नहीं आएंगे वो, उनका प्लान ना कैंसिल हो गया था। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमने फालतू में इतना काम किया। फालतू में कहा? तुम लोगों का जो आलस इतना बढ़ गया था वो तो दूर हो गया ना, अब बहाने बनाकर काम से तो नहीं बचोगी। ये सुनकर किरण और मोना समझ जाती हैं कि सरिता को सब पता चल गया है। वो लोग माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज से कभी भी आलस नहीं करेंगे। मनोरमा का चेहरा और बदन बालों से भरा है, इसीलिए कोई भी लड़का उसकी ओर देखता तक नहीं है। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। एक रोज मनोरमा की सहेली संध्या उसके घर आती है, तभी सीता उससे कहती है, बेटा अब तू ही कुछ कर, नहीं तो ये कमारी ही रह जाएगी। आजकल तो क्या कुछ चला है जिससे बाल हट भी जाते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना है जहाँ किसी चीज की सुविधा ही नहीं थी। आज चिंता मत करिए आंटी,
इस बार मैं मनोरमा की शादी करवा के ही अपनी ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे। संध्या मनोरमा के पास जाती है और उसे कहती है, मनोरमा, हम सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक तू ही बची है। तू भी इस लगन में सलट जा। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता। तुम सब तो इतनी सुंदर सुंदर हो कि कोई भी देखकर ही मर मिटे। कहाँ मैं बालों की खान, लड़का देखते ही भाग जाता है। बाल तो हर किसी लड़की के होते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, लेकिन सब वैक्स करवाती हैं। चल आज तू भी करा, फिर देख कैसे तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं करवा सकती ये सब। अरे पागल, एक बार ही तो कराना है, बस शादी हो जाए फिर क्या। संध्या मनोरमा को किसी तरह वैक्स करवाने के लिए मना लेती है और उसकी पूरी बॉडी और चेहरे पर वैक्स करवा देती है। वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मनोरमा सुंदर लगने लगती है और विवेक उसे पसंद कर लेता है। संध्या के कहने के मुताबिक मनोरमा विवेक को कुछ नहीं बताती और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और सीता की परेशानी भी हल हो जाती है। शादी होते ही विवेक और मनोरमा हनीमून पर चले जाते हैं। तब विवेक उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। लगता है ये पल खत्म ही ना हो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मनोरमा सोचती है, कहीं विवेक मेरे बालों के वापस आ जाने से मुझे छोड़ ना दे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। विवेक और मनोरमा हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोरमा के शरीर और चेहरे पर बाल वापस आने लगते हैं। एक दिन मनोरमा लस्सी पी रही होती है और उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाता है। ये विवेक देख लेता है। अरे ये क्या है मनोरमा, तुम्हारे होठों पर इतने सारे बाल। ये बाल वाल मुझे पसंद नहीं है। आज के आज इसे हटा कर आ जाओ। आज तो थर्सडे है, आज सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है ना। अच्छा ठीक है, और किसी दिन चली जाना। कुछ दिनों के बाद मनोरमा के शरीर पर पहले की तरह ही बाल आ जाते हैं और मनोरमा पहले की तरह बदसूरत दिखने लगती है। एक रात जब विवेक उसके बगल में लेटा होता है, तब मनोरमा के पैर उसके पैर से टच हो जाते हैं और वो चिल्लाता है, कॉकरोच कॉकरोच। अरे बाबा, मैं हूँ। बाबा रे, तुम्हारे बाल है इतने कड़े, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। अब तो तुम्हारे बगल में सोना भी आफत हो गया है। मैं तो फंस गया हूँ तुम जैसी लड़की से शादी करके। शादी के वक्त कैसी दिखती थी, वो सब धोखा था। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया है मेरे साथ। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और मनोरमा रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं? विवेक अब मनोरमा से हर वक्त चिढ़ा रहने लगता है और एक आंख भी उसे देखना नहीं चाहता। अगले दिन मीता अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है। मनोरमा उसकी बच्ची को जैसे ही अपनी गोद में लेती है, वो चिल्लाने लगती है, मेरी फूल सी बेटी को तुम कांटे चुभाती रही। इतना भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में नहीं लेना चाहिए जब इतने सारे बाल हो। धीरे धीरे मनोरमा के ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मनोरमा अकेली पड़ जाती है। एक रोज मनोरमा विवेक को रात का खाना देती है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। हर जगह बाल ही बाल। दुखी हो गया हूं मैं तुमसे, छोड़ दो मुझे। जीना हराम हो गया है मेरा जब से तुम आई हो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम खा तो लीजिए। विवेक खाना खाए बिना उठ जाता है और भूखे पेट सो जाता है। मनोरमा के लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद विवेक के एक फ्रेंड की शादी होती है और मजबूरी में विवेक को मनोरमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विवेक पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड्स मनोरमा को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये बीवी है या भालू, कोई अंतर ही नहीं है। कैसे रहता यार तू ऐसी लड़की के साथ, मैं तो कभी ना रह पाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा था कि तू कवारा रह जाता।
दोस्तों की बातें सुनकर विवेक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है और घर जाकर मनोरमा से कहता है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तलाक। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब और बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाएगी। कल तक तुम ये कहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाना, आज खुद ही निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चली जाओ तुम अपने घर वापस। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती और वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है और मनोरमा सीता से कहती है, माँ, तुम्हारे और संध्या की इस झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था। उधर विवेक निशा को डेट करने लगता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे विवेक को हर चीज में मनोरमा की याद आने लगती है। निशा को आजकल की चौचले पसंद है और वो विवेक की एक जरा फिक्र नहीं करती। विवेक और निशा के शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, विवेक मनोरमा के ख्याल में खो जाता है। मैंने मनोरमा के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे खाने पीने सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन निशा को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मनोरमा की जगह मैं निशा को कभी नहीं दे सकता। विवेक फेरे रोक देता है और मनोरमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुख चैन सब गंवा दिया। मुझे तुम वापस चाहिए, इन बालों के साथ ही। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी। विवेक मनोरमा से फिर से शादी कर लेता है और दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं।